नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग आधुनिक भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में इस्टेब्लिश होती है। हेनरी चतुर्थ जो है उस समय वहाँ के राजा होते हैं। उनके साथ में उनका मंत्री होता है जो बहुत ही योग्य होता है, रिचलू, और साथ में जो है कोलबर्ट। ये तीनों मिल करके जो है इस कंपनी को जो है इसका फॉर्मेशन करते हैं। अब फ्रांसीसी कंपनी को 15 वर्ष को का जो है अधिकार प्राप्त होता है भारत में आकर के व्यापार करने का। तो ये 1667 को जो है ये भारत में आती है। तो औरंगजेब से जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव जो है मिलता है। तो फ्रांसिस कैरो उसका नाम होता है। औरंगजेब का शासन उस समय जो है भारत में चल रहा होता है, मुगल शासक होता है वो, और फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वो मांग करता है। औरंगजेब उसको फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जो है सूरत में परमिशन दे देता है। 1668 में सूरत में जब पहली फैक्ट्री जो है स्थापित हो जाती है फ्रांसीसी कंपनी की। बेसिकली सूरत जो है वो बंदरगाह होता है उस समय, और साथ में जो है वो एक नील जो है इंडिगो, उसका जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है उस क्षेत्र में होता है सूरत में। तो सूरत जो है मैं नील के लिए भी जाना जाता है। तो नील जो है एक्चुअली में काम आती है कपड़ों की रंगाई में। तो यहाँ से जो नील का जो प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा जो है नील वो एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से, भारत से यूरोपियन कंट्री में। तो एक तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सूरत का बंदरगाह होना। सूरत में बंदरगाह होने से जो है वो एक तरह से यहाँ से जो व्यापार होता है, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है गुड्स का, वो सूरत के थ्रू ही होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो सूरत में जो है ये पहली फैक्ट्री 1668 में पड़ जाती है। उसके बाद में अब इसका ये जो पहली फैक्ट्री पड़ती है, मैंने उसमें बताया कि उसमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जनरल होता है वो कौन होता है, फ्रांसिस कैरो। उसके बाद में मैरकारा, ये जो शख्स है ये ईरान का पहले नागरिक होता है, बाद में ये फ्रांस में बस जाता है, वहाँ का डायरेक्टर बनता है वहाँ पर गवर्नमेंट का। तो वो जो है मसूलीपट्टम में दूसरी फैक्ट्री जब लगती है फ्रांस की, तो वहाँ पर जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मसूलीपट्टम में जब फैक्ट्री लगती है तो वो गोलकुंडा के शासक से जो है परमिशन मांगने मैरकारा ही जाता है। तो इस तरीके से जब दूसरी फैक्ट्री लगती है 1669 में, तो उसके बाद की घटनाक्रम भी होते हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैंने जैसा कि बताया कि हेनरी चतुर्थ जो है और रिचलू और कोलबर्ट, ये मैंने अभी बता दिया है, ये मिलकर के जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। इसका असली नाम जो होता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का वो होता है कंपने कंपने डैश इंडेस ओरिएंटलेस। ठीक है, ये नाम होता है कंपनी का ओरिजिनल नेम। तो फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन 67 में होता है। मैंने अभी बताया 1667 में कौन होता है, फ्रांसिस कैरो। ठीक है ना, ये मैंने अभी बता दिया है। हम आगे आते हैं। पहली फैक्ट्री सूरत में पड़ती है, ये भी मैंने बताया है अभी आपको, और 68 में जो है ये पड़ती है, और इसमें अभी जो है सूरत में ये फ्रांसिस कैरो ही जो है इस फैक्ट्री को स्थापित करने में इसका योगदान होता है। दूसरी फैक्ट्री 1669 में पड़ती है मसूलीपट्टम में। वहाँ पर जो है गोलकुंडा का शासक होता है, उसको परमिशन देता है, और जो पर्सन होता है जो दूसरी फैक्ट्री लगाने के लिए जाना जाता है, लगवाने के लिए, वो होता है मैरकारा। ठीक है,
और उसके बाद में 1672 में फ्रांस जो है फ्रांसीसी कंपनी पर जो है मद्रास पर जो है फ्रांसीसी कंपनी का कब्जा हो जाता है। और डच जो होते हैं, डचों का शासन होता है इस मद्रास पर, लेकिन वहाँ पर जो है फ्रांसीसी डचों को हराकर जो है कब्जा कर लेते हैं। ये दलाहाए जो होता है पर्सन होता है उस समय, उस कंपनी का रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो गवर्नर होता है। उसके बाद में 1673 में पौंडीचेरी में जो फैक्ट्री पड़ती है, मैंने ही बताया, तो उसमें जो है मेन रोल अदा करता है डुप्ले, जो गवर्नर होता है फ्रांसीसी कंपनी का। और पौंडीचेरी में या पुदुचेरी में जो वहाँ का सूबेदार होता है वो होता है शेर खां लोदी। ठीक है, शेर खां लोदी। ठीक है, इससे जो है वो परमिशन मांग लेता है डुप्ले और वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित कर लेता है। उसके बाद में 1674 में चंद्रनगर में फैक्ट्री पड़ती है। चंद्रनगर कहाँ है? बंगाल में है, ये कलकत्ता के पास है ये, तो वहाँ पर फैक्ट्री पड़ती है। उसके बाद में 1693 में डचों का पुदुचेरी पर कब्जा हो जाता है। जब ये चंद्रनगर में फैक्ट्री पड़ती है उस समय भी ये डुप्ले होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में डचों का पौंडीचेरी पे कब्जा हो जाता है 1693 में। और ये जो है फिर 1697 में ये डच जो है फ्रांसीसी कंपनी जो होती है वो उसको जो है ये पौंडीचेरी वापस दे देते हैं। देते क्यों हैं कि ये ओवरऑल वर्ल्ड में जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में भी युद्ध चल रहा होता है और यहाँ पर भी युद्ध चल रहा होता है, तो एक रिजविक की संधि जो है वो होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, नीदरलैंड और फ्रेंच के बीच में, या कह सकते हैं उस समय उसको हॉलैंड बोलते थे। ठीक है, तो उनके बीच में रिजविक की संधि के तहत ये फ्रांसीसी कंपनी को पौंडीचेरी वापस मिल जाती है। 1701 में पौंडीचेरी जो है मुख्यालय बना दिया जाता है फ्रांसीसी कंपनी का। ठीक है ना, फ्रांसीसी कंपनी। अब उसके बाद में 1723 में यनम में, 1725 में माहे में और 1739 में कराईकल में फैक्ट्री पड़ जाती है। मैप में देखेंगे, अगर आप देखें मैप को ऐसे अगर बनाएं तो यहाँ पर ऊपर ये आंध्र प्रदेश के पास में यनम है और नीचे आएंगे तो पौंडीचेरी और मद्रास जो है पास पास हैं, पौंडीचेरी। ठीक है ना, उसके बाद में नीचे जो है कराईकल है। ठीक है, उसके बाद में इस तरफ जो है माहे है। तो माहे जो है ये पश्चिम में है, मालाबार तट है उसके पास में, उस पर बसा हुआ है। और ये जो है यहाँ पर ये पूरा जो है ये कोरोमंडल तट है। ठीक है, यनम जो है ऊपर में उत्तरी सरकार और जो है वो श्रेणी आ जाती है उधर में। तो नीचे कराईकल में जो है ये कराईकल जो है ये कहाँ पर है? ये कोरोमंडल तट में। ठीक है, अब उसके बाद में इस तरीके से जो है ये फ्रांसीसी कंपनी का विस्तार होता है। अब आते हैं कर्नाटका वार पे। तो कर्नाटका वार जो है 3 कर्नाटक वार हुए दोनों के बीच में, फ्रांस और वर्सेस कह सकते हैं ब्रिटेन। ठीक है, ये 3 वार हुए हैं इन फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। फ्रांसी कंपनी जो है यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1746 से 48 के बीच में पहला वार हुआ कर्नाटक का। 1749 से लेकर के 1754 तक जो है दूसरा कर्नाटक वार हुआ और 1756 से लेकर के 1763 तक जो है तीसरा कर्नाटक वार हुआ। ठीक, तो ये फ्रांस और ब्रिटिश के बीच वार हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था ये पहला कर्नाटक युद्ध। तो अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है तो। कर्नाटक का नवाब जो था अनवरुद्दीन था उस समय। वो अनवरुद्दीन जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ में, अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके खिलाफ में युद्ध करता है और फ्रांसीसी इसमें पराजित होते हैं। और पराजित होने के बाद में अंग्रेज जीत जाते हैं। लेकिन 1748 में ये युद्ध जो है एक्सला सेपला संधि होती है वर्ल्ड लेवल पे इनकी, यूरोपियन कंट्रीज़ की, और वहाँ उसके तहत जो है ये जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध है ये समाप्त हो जाता है। और ठीक उसी तरह से वहाँ पर जब समाप्त हो जाता है तो यहाँ भी ये समाप्त कर देते हैं।
उसके बाद में दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है, अच्छा इसमें जो है पहले कर्नाटक युद्ध में डुप्ले होता है सेना नायक, ठीक है। और ये कर्नाटक युद्ध हुआ क्यों होता है इसके बारे में बता देता हूँ कि जो शिप्स होते हैं फ्रेंच के कंपनी के, तो वो जो है उन पर कब्जा कर लेते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये जो है पहला कर्नाटक युद्ध के बारे में हमने जाना। और उसके बाद में दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है वो हैदराबाद और कर्नाटक की राजगद्दी का के अधिकार का युद्ध होता है और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में होता है। इसमें क्या होता है कि कर्नाटक राज्य जो है उसका शासक जो होता है वो अनवरुद्दीन होता है, ठीक है, अनवरुद्दीन, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में जो होता है चंदा साहब होता है। चंदा साहब जो होता है वो इसका ब्रदर होता है, ठीक है। तो ये जो है आपस में जो है इसके बीच में टकराव रहती है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। ठीक उसी तरह हैदराबाद में निजामुल मुल्क जो होता है नवाब होता है वहाँ का, लेकिन निजामुल मुल्क के जो है मरने के बाद में नासिर जंग जो है वो वहाँ का निजाम बनता है और उसके अगेंस्ट में जो है मुजफ्फर जंग, ठीक है ना, ये जो है खड़ा होता है। तो इन दोनों के बीच में भी कन्फ्लिक्ट होता है, इधर इन दोनों के बीच में भी कन्फ्लिक्ट होता है। तो अनवरुद्दीन, नासिर जंग और उसके साथ में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक साथ हो जाते हैं और चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रांस के साथ में कौन हो जाते हैं? फ्रांस के साथ में ये हो जाता है और ये हो जाता है, और ब्रिटेन के साथ में ये हो जाता है और नासिर जंग ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है और ब्रिटेन वाली जीत जाती है। तो ब्रिटेन जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से जीत जाता है। इसमें जो है सेकंड कर्नाटक वार में भी डुप्ले जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है फ्रांस की तरफ से। तो उसके बाद में जो है थर्ड कर्नाटक वार में जो है ये 1756 से 63 तक जो है ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ये वाला भी युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है कि लाली जो है वो फ्रेंच की तरफ से होता है और इस तरफ जो है क्लाइव और एडमिरल वाटसन, ये इंग्लिश की तरफ से होते हैं, ये ब्रिटिश की तरफ से होते हैं और ये फ्रेंच की तरफ से होता है लाली। और बुस्सी भी होता है, ठीक है। तो बुस्सी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लाली को जो ये गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है, कैद कर दिया जाता है और कैद कर लिया जाता है और लाली जो है वो भाग जाता है पौंडीचेरी। तो उसमें जो है क्या होता है 1763 में फिर पेरिस की संधि हो रही होती है वर्ल्ड लेवल पे। तो उस पेरिस की संधि के तहत जो है ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है। इसके बीच में ये 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। तो इसमें जो है आयरकूट होता है और इस तरफ से एक तरफ से आयरकूट होता है और दूसरी तरफ से लाली होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये तीनों युद्ध होते हैं। तीनों युद्ध में जो है फ्रांसीसी पराजित होते हैं और ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है। और इन तीनों युद्ध के बाद में जो क्या होता है पेरिस की संधि में फ्रांसीसी कंपनी के जितने भी फैक्ट्रीज होती हैं वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब्जा कर लेती है। लेकिन जो पेरिस की संधि होती है वहाँ उस पेरिस की संधि के तहत जो है अमेरिका में कोई स्थान जो है होता है लुई करके, तो वो जो है ब्रिटेन को मिल जाता है और इधर जो है फ्रांस से, और इधर जो है ये फ्रांस की सारी जो फैक्ट्रीज थी जिन पर भी कब्जा कर लेती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो फ्रांस को पूरी पूरी वापस कर देती है। तो इस तरीके से जो है ये हमने अभी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जाना समझा। दोस्तों ये चैप्टर जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये इतना ही जो है इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम में आएगा तो फिर कर्नाटक युद्ध के में आएगा तो फिर पेरिस की संधि किस युद्ध में हुई, या फिर एक्सला चैपला की संधि किस युद्ध में हुई, या फिर जो है कि बुस्सी किस युद्ध में था सेना नायक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कर्नाटक युद्ध को लेकर के और डुप्ले को लेकर के।
और किस तरीके से जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है या कब बनती है 1664 में जैसे बताया, और पहली फैक्ट्री कहाँ डालती है, सूरत में डालती है। तो ये इस तरह से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो इतने में कवर कर हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इतना ही ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने वो आपको बता दी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और जो है जीएस तैयारी जो है ये चैनल जो है अधिक से अधिक लोग जो है इसके द्वारा जो है पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।